हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जा रेडी पर। माई सेल्फ रोहित पाल। हम आपके लिए ला रहे हैं कंप्लीट रिवीजन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ MSTCET 2022, जहां मैं आपका मैथ सेक्शन कंप्लीट कराने वाला हूं। हर चैप्टर के लिए आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। फर्स्ट में आपका रिवीजन होगा और सेकेंड में आपको प्रैक्टिस MCQ कराया जाएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक साइड कनेक्टिव्स लिखे हुए हैं एंड, और, इफ़, देन और नॉट, जिसको हम नेगेशन में यूज़ करते हैं। इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, 4 चीज़ें हैं, और इफ़ एंड ओनली इफ़ भी एक होता है। तो आपको टोटल 5 सिंबल ही पढ़ने होते हैं पूरे चैप्टर में। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने बारे में आपको बताया था, मेरा नाम है रोहित पाल और मैंने MSc किया हुआ है मैथमेटिक्स से मुंबई यूनिवर्सिटी। तो आप रेडी हैं आगे के सेशन के लिए? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, 7 टॉपिक्स दिख रहे होंगे आपको, लेकिन आपको 2 टॉपिक कैंसिल हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, जो कि स्टार्ट में ही आपको बता दिया गया था, आपके 12th के सिलेबस में भी कैंसिल किया गया था। फर्स्ट है डुअलिटी, जो कि आप देख पा रहे हैं, इधर लिखा है 6 पॉइंट में, और एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग टेबल, ये सब चीज़ें कैंसिल है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। ये सब आपको कैंसिल रहेंगे। तो देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। स्टेटमेंट और उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको देखना है। लॉजिकल, कनेक्टिव और कंपाउंड स्टेटमेंट देखना है आपको। ट्रूथ टेबल देखना है कैसे बनाते हैं, और इसके लिए तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, तो आपको ट्रूथ टेबल एग्ज़ाम में बनाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी आपको देखना है। लॉजिकल इक्विवेलेंस देखना है, और लास्ट जो 6 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है जिससे आप पता कर सकें कि कौन से सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलेंगे, और स्टेटमेंट बोलेंगे तो उसके लिए ट्रूथ वैल्यू क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, वो हमें यहाँ पे देखना है। ये प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। अगर ये आप क्वेश्चन कुछ करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का पहले से पता हो तो हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। जैसे कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, और किसमें भी ऑर्डर टाइप में नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर दे रहे हैं, प्लीज़ सिट डाउन, ये सब चीज़ें, गिव मी वाटर, ये सब नहीं होना चाहिए। और ओपन सेंटेंस भी नहीं होना चाहिए। ओपन सेंटेंस होगा तो इसे हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो ओपन सेंटेंस क्या होता है ये हम क्वेश्चन करते करते ही पता लगा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 6 × 4 = 25। 25 हो नहीं सकता 6 × 4 से, तो ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसको हम लोग ट्रूथ वैल्यू क्या बोलेंगे, इसके लिए फॉल्स से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए, फॉल्स। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। x + 6 = 9 लिखा हुआ है। अब यहाँ x के लिए सिर्फ 3 रहेगा तो ही ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है। अगर इसके अलावा कोई भी और वैल्यू है, जैसे 2 ले लिए हम लोग, तो 8 = 9 पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया ओपन सेंटेंस, जिसमें हमको x की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, और हम अपने मन से निकाल नहीं सकते कि x की क्या वैल्यू हो सकती है। 1 भी रखेंगे, 1 + 6 = 7 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 9 दिया हुआ है। सो इट इज़ अ ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में सॉल्व किए रहेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिखा क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज़ 2 रियल रूट्स। तो आपको पता होगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए 2 रूट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 रूट्स, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, तो आपको एक वैल्यू तो मिलने वाली x = 3, और सेकेंड वैल्यू आपको मिलने वाली है x = 2। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि रियल रूट्स हैं। x = 3, x = 2, दोनों रियल रूट्स हैं, देयरफॉर
इट इज़ अ स्टेटमेंट, और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ सिट डाउन। प्लीज़ सिट डाउन, ये एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। आपको ये ध्यान रखना है, जो भी स्टेटमेंट बोला जाएगा उसका ही ट्रूथ वैल्यू आपको निकालना है। जो स्टेटमेंट ही नहीं है उसका आपको ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो ये तो बात सच लिखी हुई है कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, और ये स्टेटमेंट भी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे, और इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जो भी होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ये बात भी सच है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 2, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं क्योंकि 2 + 0 i भी आप लिख सकते हो। तो इसलिए ये 7th नंबर भी आपके लिए ट्रू होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही इज़ ऑनेस्ट। अब ये हो गया एक ओपन सेंटेंस, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किसके लिए बात कर रहा है, किसको ऑनेस्ट बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन, लास्ट। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसको आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 एक प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर होता है 4। तो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, देयरफॉर इट इज़ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। तो आगे चलते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो सिंबल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला सिंबल आता है कंजंक्शन, जिसको हम एंड भी बोलते हैं, और उसका साइन कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे P और Q दिया हुआ है यहाँ पे आपको। तो हमारे पास इसके लिए एक ट्रिक रहेगा कि अगर हमें एक भी फॉल्स दिखाई देता है एंड के लिए, तो हमारा आंसर हमेशा फॉल्स ही रहने वाला है। ठीक है, और अगर दोनों ट्रू है तो आपको यहाँ पे जो एक दिख रहा है यहाँ पे ट्रू, वो आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है और का सिंबल। और को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये सिंबल से। अब और का रूल कैसा होता है, सेम हमें P स्टेटमेंट ऐसे ही लेना है, Q स्टेटमेंट ऐसे ही लेना है। P और Q अब हम लोग को आंसर देखना है कैसे होता है। तो इसके लिए रूल क्या होता है, और के लिए हमें देखना है कि अगर एक भी ट्रू दिखाई दिया तो हमें ट्रू लिखना है। और देखिए लास्ट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 फॉल्स है, इसके लिए फॉल्स आया है, बाकी सबके लिए ट्रू है क्योंकि एक एक जगह आपको देखिए ट्रू दिख ही रहा है। कम से कम आपको एक जगह ट्रू आना ही चाहिए। और आपने ये 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं इसे। आगे देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल को हम लोग किस हिसाब से दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल का भी एक रूल रहेगा कि अगर हम एरो दिखा रहे हैं तो देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे P और Q के बीच में एरो, तो ट्रू से ट्रू की साइड ही आ रहा है, तो एरो किसके साइड है, ट्रू के साइड है, तो आपको आंसर लिखना है ट्रू। ठीक है, सेकेंड लाइन में देखिए आप, एरो किस साइड जा रहा है, फॉल्स की तरफ, तो आपको आंसर क्या लिखना है, फॉल्स। थर्ड लाइन में देखिए एरो किस साइड जा रहा है, ट्रू के साइड, तो आंसर आपको क्या लिखना है, ट्रू। और लास्ट में आपको ये लाइन याद रखना होगा, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि फॉल्स और फॉल्स अगर आपको दिखा तो कंडीशनल में आपको लिखना है ट्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई कंडीशनल आया। अब देखिए इसमें इसका सिंबल कैसा होता है, बोथ साइड एरो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इसके रूल में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसका रूल बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ डबल एरो है, तो आपको बस ये याद रखना है कि दोनों अगर ट्रू और ट्रू हैं तो आपको आंसर लिखना है ट्रू, और दोनों अगर फॉल्स हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू। मतलब मिसमैच अगर हुआ जैसे ट्रू और फॉल्स तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स और ट्रू है तो भी आपका आंसर आएगा फॉल्स। सेम रहेगा, जैसे ट्रू और ट्रू है तो ट्रू रहेगा आंसर, और फॉल्स एंड फॉल्स रहेगा तो उसका भी आंसर आपको आएगा ट्रू। चलिए आगे चलते हैं। ये नेगेशन है, नेगेशन मतलब नॉट
और इसका साइन देख सकते हैं आप किस हिसाब से बना है, कुछ इस प्रकार से। तो नेगेशन आपको यूज़ करना है सिर्फ अपोजिट वर्ड के लिए। जैसे आप बोल सकते ट्रू है तो आप उसको लिखेंगे फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। आगे चलते हैं, आगे रहेगा स्टेटमेंट में तो मैं आपको उसके साथ एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। चलिए आते हैं आगे। टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। ये सब लाइन में आपको बस ये याद रखना है, जब हम वो ट्रूथ टेबल बना रहे थे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया पीछे अभी, एंड और ये सब के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर नीचे एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे। उस बॉक्स में देखिए जैसे हमने पी और क्यू लिया था, तो फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं कि नेगेशन के लिए दिया हुआ है, सेकेंड वाला एंड के लिए लिखा हुआ है, थर्ड वाला और के लिए है, और फोर्थ में आप देख सकते हैं कंडीशनल है, और फिफ्थ लास्ट वाले में है बाय कंडीशनल। तो इस हिसाब से हमें समझना ये है कि अगर किसका भी ट्रूथ टेबल रेडी होता है तो हमें बस ये पूरा लाइन अज्यूम करना है। जैसे देखिए यहाँ पे कॉलम्स कैसे दिए हुए हैं, हमें बस यही देखना होता है। टोटोलॉजी होगा तो सब के सब ट्रू ही दिखेंगे आपको। ये देखिए जैसे ऊपर से नीचे हमारे कॉलम में वहाँ पे हमको पूरा ट्रू दिखेगा, एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, तो आपको वो आंसर आएगा टोटोलॉजी। और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आपको सभी वैल्यूज़ क्या देखने हैं, फॉल्स देखने हैं। और कॉन्टिंजेंसी के लिए मिक्सअप रहेगा, जैसा कि इसमें देखिए हर एक लाइन में आपको मिक्सअप ही दिख रहा है, तो ये सब क्या है, कॉन्टिंजेंसी है। आपको ट्रू भी दिख सकता है, फॉल्स भी दिख सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम क्वेश्चन से करेंगे, बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से इसे सॉल्व किया जाता है। देखिए एक ट्रूथ टेबल का ये एग्जांपल है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो पी क्यू आर है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई, तो यहाँ पे हम पेयर्स कैसे कैसे बनाएंगे, ट्रू के 4 पेयर्स बनाएंगे, फॉल्स के 4 पेयर्स बनाएंगे। क्यू के लिए देखिए 2 के पेयर्स बन रहे, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। और आर के लिए देखेंगे तो अल्टरनेट चल रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। और फाइनली आंसर जो आपको 8th वाले कॉलम में दिख रहा है, आप देख सकते हैं सबके सब ट्रू है और एक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फॉल्स है। तो इस फॉल्स की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, आप बताइए। टोटोलॉजी बोल सकते हैं, सबके सब ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ पे एक फॉल्स आ गया तो इसको टोटोलॉजी नहीं बोल सकते हम। कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं क्या, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या रूल है, सब फॉल्स होना चाहिए, यहाँ पे सब फॉल्स नहीं है। कॉन्टिंजेंसी हो सकता है क्या, उसके लिए मैंने क्या रूल बताया था कि मिक्सअप होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स दोनों होने चाहिए। तो देखिए एक फॉल्स दिख रहा है और बाकी सब ट्रू दिख रहे हैं, तो ये हो गया कॉन्टिंजेंसी। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, और ये हम क्वेश्चन के करते करते साथ में सीखेंगे। बस आपको इसके लिए मैं एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। हमें बस इसमें ध्यान रखना है कि ये सिम्बल्स के मतलब क्या होते हैं। जैसे कि ये सिंबल है तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी या फॉर ईच, मतलब हर एक चीज़ के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो हम एग्जांपल जब करेंगे इसके ऊपर, अभी लास्ट में मैं कराता हूँ एग्जांपल, तो उससे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इसे हम क्या रीड करते हैं, देयर एग्जिस्ट। इसमें क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट के लिए भी अगर ये एग्जिस्ट होता है, सेटिस्फाई होता है, तो ये वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब ये 3 टॉपिक और आ गया। अब जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, इम्प्लीकेशन पी और क्यू, ठीक है। पी इम्प्लीकेशन क्यू ये हमने पढ़ा था। तो इसके कन्वर्स के लिए अगर हम देखते हैं तो कन्वर्स सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब क्यू इम्प्लीकेशन पी, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, देखिए क्यू इम्प्लीकेशन पी इज कॉल्ड कन्वर्स। और इन्वर्स क्या होगा, तो हमें पी का भी नेगेशन करना है और क्यू का भी नेगेशन करना है। और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, पी और क्यू का जो हमने प्लेस चेंज किया था फर्स्ट लाइन में, तो उसको ही हमें बस नेगेशन कर देना है। चलिए ठीक है, इसे भी हम एग्जांपल से ही समझ लेंगे। बस ये बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए इधर से, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए रखा है, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ये आपके लिए ये टेबल पूरा इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो आपको एक एक करके एक एक चीज़ें समझना है, तो देखते जाइए। तो ये कुछ लॉस हैं जो हम लोग को देखना है। फर्स्ट लॉ क्या है? इडेम्पोटेंट लॉ। तो ये लॉ में हमें क्या करना है, P एंड P को देखिए लिखा है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का साइन कैसा होता है? 3 लाइन्स से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए P एंड P को क्या लिखा है उसने आंसर में? P ही लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर ट्रू एंड ट्रू आप ले रहे हैं तो आपको आंसर भी उसका ट्रू ही मिलने वाला है। और के लिए भी सेम कंडीशन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि P और P है, मतलब ट्रू और ट्रू लेंगे तो आपको ट्रू ही आएगा, फॉल्स और फॉल्स लेंगे तो आपको फॉल्स आएगा। कम्यूटेटिव लॉ में बस आपको याद रखना है कि जो आपको फर्स्ट दिया है उसे सेकंड से चेंज करना है, रिप्लेस करना है आपको। जैसे P और Q लिखा था तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? Q और P। और यहाँ P एंड Q है तो Q एंड P लिखा हुआ है। थर्ड नंबर पे आते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें देखिए एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया जाता है। जैसे देखिए P एंड फिर ब्रैकेट था, Q एंड R लिखा हुआ है, वैसे हमने ब्रैकेट चेंज करते हुए यहाँ पे क्या लिखा है? P एंड Q को ब्रैकेट में रखा है और R को बाहर रखा है। उसी प्रकार से आपको और के लिए भी देखिए यहाँ पे देखने मिल जाएगा कि ब्रैकेट का ही सिर्फ चेंज किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ इस हिसाब से होता है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कुछ उसी प्रकार से। जैसे देखिए P एंड को आप मान लीजिए कि जैसे वो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं ना तो P मल्टीप्लाई Q, तो वैसे देखिए P एंड Q लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर बीच में और आ गया, ठीक है। और फिर P का मल्टीप्लाई R से भी होगा तो P एंड R। और सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे और के लिए भी करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डिमॉर्गन्स लॉ वही नेगेशन का काम करता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है तो आपको अंदर नेगेशन लेके जाना है, तो क्या आंसर होगा आपका? नेगेशन P। और यहाँ पे जो एंड था वो और में चेंज हो जाएगा। ऐसे आगे देखते हैं। और के लिए जो नेगेशन में दिया हुआ है देखिए, तो इससे क्या बना? नेगेशन P, और जो और दिया हुआ था उसके जगह पे क्या हो गया? यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में देखिए P एंड T है, और मैंने एंड का रूल आपको क्या बताया था? एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स है। अब हमारे पास यहाँ फॉल्स तो नहीं दिख रहा है, लेकिन डिपेंड आंसर किस पे करता है? P पे करता है, क्योंकि ये तो ट्रू आ गया आगे सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो इसलिए इसका आंसर आ गया P। ऐसे ही सेकेंड वाले में देखिए आप P एंड फॉल्स लिखा हुआ है, तो एंड के लिए रूल क्या होता है? एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स। तो यहाँ देखिए आपको देखने मिल रहा है कि एक फॉल्स दिया हुआ था, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आ गया? फॉल्स आ गया। चलिए आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ में। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या लिखा हुआ है? P एंड नेगेशन P, वो क्या होगा? फॉल्स होगा। अब एंड का रूल आपको याद होगा, मैंने बताया था एक भी फॉल्स दिखा तो आपको आंसर क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। तो आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपने P को मान लिया ट्रू, तो देखिए ट्रू है, और एंड में अगर आपने नेगेशन ऑफ ट्रू किया तो वो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स आंसर आने वाला है। उसी प्रकार से ट्रू के लिए भी देख लीजिए रूल, और लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एग्जांपल रख के यहाँ पे अपने हिसाब से ट्रू एंड फॉल्स अगर आप रखते हैं तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। और MCQ करते टाइम अगर आपने ये रूल अप्लाई किया है तो आपको बहुत ही इससे मदद मिलने वाली है, और आप इजीली हर एक सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। एब्जॉर्प्शन लॉ ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, ये अगर क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको एक बार फिर समझा दूँगा। कंडीशनल लॉ देखते हैं हम। कंडीशनल लॉ में दोनों लॉ आपको दिख रहे हैं, बाय कंडीशनल और कंडीशनल लॉ, ठीक है। ये आपको याद रखना है किसी भी तरीके से। जैसे अगर हम देखें तो P और Q के बीच में देखिए कंडीशनल लॉ लगा हुआ है, तो उसे हम चेंज करके क्या इक्विवेलेंस में लिख सकते हैं? नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। और बाय कंडीशनल के लिए रूल क्या है? देखिए बाय कंडीशनल है तो इसको हम एक बार लिखेंगे P इम्प्लीकेशन Q, एंड बीच में रहेगा, और यहाँ पे Q इम्प्लीकेशन P रहेगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? आप देखिए दोनों इम्प्लीकेशन को चेंज करके उसने क्या लिखा है? ऊपर जो लॉ है ना उसको ही यहाँ पे यूज़ किया है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था? नेगेशन P और Q था कंडीशनल की जगह पे, तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल की जगह पे क्या लिखा है? नेगेशन P और Q, और बीच में एंड था तो एंड भी लिखा है, और यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। तो ये सब आपको सब कुछ नहीं याद रखना है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमें याद रखना होता है। जैसे डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ होता है, कंडीशनल लॉ यूज़ आता है, बाय कंडीशनल यूज़ आता है, आइडेंटिटी लॉ यूज़ आता है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव,
कम्यूटेटिव। ये कुछ 5-6 है जो हम क्वेश्चंस करने लगेंगे तो हमें याद हो जाएगा करते करते ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये मैंने कुछ MCQ ले लिया है आपके बुक से। अब हम ट्राई करते हैं इसे कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं इतना सीखने के बाद कि नहीं। अभी जितना भी बेसिक मैंने आपको कराया है बैक में, आप पूरा सब कुछ जाके एक बार फिर से रीड कर सकते हैं। इसको रीड करने के बाद अगर आप MCQ पूरा सॉल्व करते हैं तो आपको ईजिली आंसर देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग MCQ करना, और देखते जाइए आप कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो P एंड Q फॉल्स है, और मैंने आपको एंड का रूल सिखाया था कि अगर एंड में एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स होता है। तो मतलब P और Q में से एक तो आंसर होगा जो फॉल्स होगा। इसकी वजह से आंसर हमें क्या मिला है, फॉल्स मिला है। और P और Q देखिए ट्रू लिखा हुआ है, तो P और Q और में क्या रूल था कि एक भी ट्रू दिखा तो ट्रू आंसर होगा। तो इन दोनों में से मतलब कोई एक ट्रू भी है। तो हमें इससे क्या पता चला कि P और Q दोनों का जो कॉम्बिनेशन है या तो एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा। और देखिए आगे क्या लिखा है, द ब्लैंक इज़ नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू का मतलब होगा फॉल्स आना चाहिए हमारा आंसर। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, P और Q। अब अगर एक ट्रू है और फॉल्स, तो एक भी ट्रू है तो और का रूल क्या है, ट्रू ही आएगा। हमें आंसर क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, P डबल इम्प्लीकेशन Q। डबल इम्प्लीकेशन के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि दोनों सेम होना चाहिए। ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ट्रू रहेगा। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर इसका हमेशा क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। आगे के ऑप्शन अगर हम चेक भी करते हैं तो देखिए नेगेशन P और नेगेशन Q लिखा हुआ है। तो ट्रू का नेगेशन करेंगे तो फॉल्स होगा, और फॉल्स का नेगेशन करेंगे तो ट्रू होगा। तो वहाँ पे इनडायरेक्टली वही आ रहा है जो कि हम लोग को ऑप्शन ए में मिला था, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी में देखिए Q और नेगेशन P लिखा है। तो अगर आप Q को ट्रू मान लेते हैं और P को फॉल्स मान लेते हैं तो फॉल्स का नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू और ट्रू, ट्रू आंसर आएगा आपका फाइनली। तो ट्रू हम लोग को चाहिए नहीं, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो आपको फाइनली आंसर आपको बी करेक्ट आंसर मिल रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। P एंड Q इम्प्लीकेशन R लिखा है, तो इक्विवेलेंस बताना है कि ये किसके इक्वल में होगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो नेगेशन आ जाएगा, P एंड Q रहेगा, और आ जाएगा इम्प्लीकेशन हटा के और R रहेगा। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि नेगेशन P एंड हटा के और आ गया, नेगेशन Q और R। तो हमें ऑप्शन में सिर्फ ये ढूंढना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लास्ट लाइन हमें ऑप्शन में चाहिए। तो अगर ऑप्शन ए को सॉल्व करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। एक बार मैं इसे इरेज कर दूंगा, फिर वापस लिखता हूँ कि ऑप्शन ए को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ इस लाइन की ज़रूरत है। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ऑप्शन ए लिया हुआ है, P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, इम्प्लीकेशन हटा के देखिए मैंने यहाँ पे नेगेशन लगाया है और इम्प्लीकेशन के प्लेस पे और आ जाता है। और सेम यही काम हमें ब्रैकेट में भी करना है। यहाँ नेगेशन आ जाएगा Q के साथ में, और यहाँ पे एरो को हटा के मतलब इम्प्लीकेशन हटा के हमें और का यूज़ करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए अगर हम ये लाइन में देखते हैं, जैसे मैंने येलो लाइन से दिखाया है आपको कि ब्रैकेट हमें बस चेंज करना है, तो ये कौन सा लॉ होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा। और ये चेंज करते ही हमें पहले वाला रिज़ल्ट मिल जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन हमें चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट देखना है हमें। तो इन्वर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें P इम्प्लीकेशन Q लिखा हुआ है तो कन्वर्स पहले देखते हैं, तो प्लेस चेंज होता है, मतलब Q इम्प्लीकेशन P आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखिए, तो इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे येलो लाइन से मैंने बताया आपको कि दोनों का नेगेशन हो जाएगा, बस हमें यही याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, P और Q लिखा हुआ है यहाँ पे, इम्प्लीकेशन P एंड Q। ऑप्शन ए देखते हैं हम,
तो ऑप्शन ए में हमें नेगेशन नहीं दिखता है, इसलिए ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में देखें तो फर्स्ट पार्ट में तो नेगेशन दिख रहा है, लेकिन सेकंड पार्ट में नेगेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेगेशन का रूल क्या होता है, पी और क्यू लिखा है, तो यहाँ पे देखिए आपको एंड दिख गया, ठीक है, और का उल्टा। और यहाँ पे भी देखिए पी एंड क्यू लिखा है, एंड का उल्टा यहाँ पे और दिख गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम डी ऑप्शन को चेक करें तो देखिए यहाँ पे और दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे भी और दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि नेगेशन में हमें अपोजिट साइन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, इफ पी एंड क्यू इज़ फॉल्स। अब देखिए एंड का रूल मैंने आपको बताया था कि कोई एक फॉल्स होगा, इसके लिए फॉल्स दिया है, तो पी एंड क्यू दिया हुआ है फॉल्स, तो हमें मालूम है कि पी या क्यू में से कोई एक फॉल्स होगा। और क्या लिखा हुआ है, पी इम्प्लीकेशन क्यू। इम्प्लीकेशन का रूल मैंने क्या बताया था कि दोनों अगर सेम होंगे, फॉल्स और फॉल्स, तो ट्रू हो जाता है। तो मतलब फॉल्स आने के चांसेस क्या हैं इसमें कि क्यू को ही सिर्फ फॉल्स होना चाहिए, पी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पी और क्यू दोनों की वैल्यू मिल गई, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ट्रू फॉल्स, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, नेगेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू। तो हमें देखिए नेगेशन निकालना है, ठीक है, और इन्वर्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्वर्स पहले हम करते हैं। अगर हम इन्वर्स करते हैं तो हमें पता है कि दोनों पार्ट्स का नेगेशन होना चाहिए, तो नेगेशन पी का नेगेशन अगर हम करते हैं तो पी हो जाएगा, और इम्प्लीकेशन क्यू का नेगेशन करते हैं तो नेगेशन क्यू हो जाएगा। यहाँ तक अगर हमें आंसर मिल जाता है तो हम आगे देखते हैं। नेगेशन इसका भी हमें यूज़ करना है, मतलब इसके बाहर भी हमको क्या यूज़ करना है, नेगेशन यूज़ करना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हम देख सकते हैं नेगेशन देखिए बाहर आ गया है, और नेगेशन पी और इम्प्लीकेशन को हटा के हमने यहाँ पे और कर दिया है, नेगेशन क्यू ऑलरेडी था, ठीक है। अब ये नेगेशन अंदर जाएगा तो पी नेगेशन पी क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा। फिर और को हटा देंगे, हम क्यू लिखेंगे, और नेगेशन क्यू इसका भी नेगेशन चले जाए, तो पी एंड क्यू हमको फाइनल आंसर मिलता है। ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, तो दोनों आंसर हमारे करेक्ट होते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई एक ऑप्शन अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, नेगेशन हमें निकालना है पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर का, ठीक है। तो पी एंड क्यू के जगह पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू, फिर इम्प्लीकेशन हटा के हमें और लिखना है और आर लिखना है। तो देखिए जैसा कि मैंने नेगेशन लिखा है और जो क्वेश्चन था वो लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में, तो नेगेशन ऐसे ही रहेगा बाहर, और हमें अंदर इम्प्लीकेशन को हटा के यहाँ पे नेगेशन क्यू और आर लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें नेगेशन को अंदर लेके, तो देखिए पी था तो उसे हमने नेगेशन पी लिखा, एंड के जगह पे हमने और लिख दिया है। नेगेशन क्यू था तो उसे सिर्फ क्यू लिखेंगे, और है तो और को चेंज करते हैं एंड में, और नेगेशन आर, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए ऐसा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि नेगेशन पी एंड लिखा हुआ है, सी में भी वही है, बी में भी वही है। ऑप्शन डी अगर हम देखें तो क्यू के पास देखिए यहाँ पे नेगेशन है, हमारे पास नेगेशन नहीं आया है, तो ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो आप इसे सही कर लीजिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए ए के कुछ वैल्यूज़ लिखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और हमें बताना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x + 3 = 8। अब कोई भी एक वैल्यू आप ले लीजिए, 1 + 3 अगर हम देखते हैं यहाँ पे और इक्वल टू 8, तो ये वैल्यू तो इक्वल नहीं हुआ, लेकिन अगर हम 5 + 3 ले लें तो ये इक्वल टू 8 हो रहा है, तो मतलब एक वैल्यू के लिए देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये आंसर हमारा ट्रू है। लेकिन हमें ट्रू आंसर चाहिए क्या, यहाँ पे देखिए आपको फॉल्स निकालना है, तो इसके लिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में देखते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x + 2 < 9 होना चाहिए। तो x की जगह कोई भी आप वैल्यू रख दीजिए, 5 ही रखेंगे, 5 + 2 7 हो गया,
9 से लेस हो गया। तो ये ऑप्शन भी ट्रू है, बट हमें क्या चाहिए, नॉट ट्रू चाहिए। तो ये आंसर भी हमारे लिए गलत है, हमें फॉल्स वाला ढूंढना है, कौन सा नहीं सेटिस्फाई होता है। अच्छा, डी ऑप्शन में भी अगर हम देखते हैं तो x+6 10 से लेस होना चाहिए, तो आप 1 रख दीजिए, 1+6 = 7 होता है, 10 से लेस हो गया। तो यहाँ पे भी एक वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये ट्रू होगा, लेकिन हमें चाहिए फॉल्स। सी के लिए देखते हैं, फॉर ऑल। अब देखिए हर एक वैल्यू के लिए ये इक्वल होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया कि 1+6 > 9 लिखा हुआ है, तो 1+6 7 होता है, जो कि इक्वल भी नहीं होता 9 के और ग्रेटर भी नहीं होता। तो इसमें देखिए पहले ही अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसके हम फॉल्स बोलेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, हमें फॉल्स ही ढूंढना था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर लिया, और इसी प्रकार के सम आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में भी। तो अभी के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल एग्ज़ा रेडी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।